हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास है हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की। तो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे कि रेजोनेंस क्या होता है। बाकी अब हम कंडीशंस पढ़ेंगे। इस क्लास में हम कंडीशंस पढ़ेंगे, क्या कंडीशंस होनी चाहिए रेजोनेंस प्रेजेंट होने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल में। तो अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होने चाहिए। अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड का क्या मतलब होता है, जैसे ये डबल बॉन्ड हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर डबल बॉन्ड हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर डबल बॉन्ड हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड हो गया। तो इस तरह से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, या इसी को हम लोग ये कह दें कि पाई बॉन्ड होना चाहिए। अच्छा, ये डबल बॉन्ड है, सपोज इसे हमने ले लिया है ना, ये हमारा डबल बॉन्ड है, इसे ले लिया डबल बॉन्ड है। तो इसमें से एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा आपका, और दूसरा क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। इसी हिसाब से अगर ट्रिपल बॉन्ड ले लीजिए तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और ये दोनों कैसे होंगे, पाई बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक, ये तो आप समझते होगे, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो। बाकी ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होगा रेजोनेंस के लिए। पहली कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है, दूसरी हो सकता है उस पर कोई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट आ रहा हो। ठीक, तीसरी क्या हो सकती है, हो सकता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहा हो। या चौथी कंडीशन क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा हो। ठीक, और क्या कंडीशन हो सकती है, हो सकता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर हो सकता है चार्ज और डबल बॉन्ड दोनों आ रहे हों। तो इस तरह से आपकी ये कंडीशंस होती है कुछ रेजोनेंस की। तो उन्हें हम लोग पॉइंट वाइज नोट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने ये 2 पॉइंट्स नोट कर दिए हैं और इनके एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, द कंपाउंड शुड हैव पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड भी कैसे होने चाहिए, तो अल्टरनेटिंग पोजीशन पर होने चाहिए। जैसा कि अभी मैंने बताया था, एक के बाद एक के बाद एक डबल बॉन्ड आपका होना चाहिए। द कंपाउंड शुड हैव पाई बॉन्ड इन अल्टरनेटिंग पोजीशन। अब मैंने एक एग्जांपल लिखा है, इसमें आप देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अच्छा, ये एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया है। आप सोच रहे हो पहले मैं ऐसे CH लिखूंगा या CH2 लिखूंगा, फिर डबल बॉन्ड लगा दूंगा, फिर सिंगल बॉन्ड लगा दूंगा, फिर डबल बॉन्ड लिख दूंगा, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। तो ऐसा नहीं है। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कंपाउंड में, कि कार्बन की वैलेंसी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। वैसे तो आपने ये 10th 12th में काफ़ी पढ़ लिए होंगे आइसोमर्स वगैरह में, लेकिन आप इसमें देखिए कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है जो कि फिल होनी चाहिए। 2 डबल बॉन्ड हो गए और 2 हाइड्रोजन लगे हुए, तो कार्बन की इसमें फिल हो गई। इसकी भी देखिए, कार्बन की 2 ये है, एक हाइड्रोजन से बन जाएगा 3 और एक ये लगा हुआ है 4। ऐसे इसमें देखिए एक ये है, एक हाइड्रोजन से बन जाएगा 2 और 2 ये है 4। ऐसे इसमें देख लीजिए 2 ये है कार्बन की, एक हाइड्रोजन से बन जाएगा 3, एक ये है 4, है ना। जैसे मैं इस प्रकार बता रहा हूँ, आप एक का ही देखिए, कार्बन CH2 है तो एक हाइड्रोजन आपका इस तरफ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इस तरफ लग जाएगा, और ये डबल बॉन्डिंग। तो देखिए कार्बन की 4 हो गई, 1 2 3 और 4। इस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपको फर्स्ट एग्जांपल ये समझ में आ गया, फर्स्ट वाले पॉइंट का, अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड जिसे कह दो, मैंने बता दिया था। एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। अब दूसरा पॉइंट देख लीजिए, इफ पाई बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट एट अल्टरनेटिंग पोजीशन। अगर ऐसा हो जाए कि अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, वही लिखा था पाई बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट एट अल्टरनेटिंग पोजीशन, तो क्या होगा, तो आपका या तो चार्ज होना चाहिए। चार्ज का मैंने क्या मतलब बताया था, जैसे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। फ्री इलेक्ट्रॉन मैंने कैसे बताया था, तो एक जो डॉट बनाया था वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने बताया था। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का पेयर आपका रिप्रेजेंट किया जाता है एट अल्टरनेटिंग पोजीशन। अगर पाई बॉन्ड अल्टरनेटिंग पोजीशन पर प्रेजेंट ना हो तो आपका कोई चार्ज होना चाहिए, प्लस या माइनस, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए प्रेजेंट, या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर अल्टरनेटिंग पोजीशन पर प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। ठीक, मैंने दोबारा से भी बता दिया आपको। विल बी पार्ट ऑफ रेजोनेंस, तब रेजोनेंस बन जाएगा। जैसे एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड बना दिया, फिर सिंगल बॉन्ड बना दिया यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पर अब इस कार्बन पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो नेगेटिव चार्ज होगा, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, या फिर डबल बॉन्डिंग होगी, या फिर डबल बॉन्डिंग के साथ साथ इनमें से भी कोई एक कंडीशन फॉलो हो सकती है। जैसे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो थर्ड पॉइंट मैंने नोट कर दिया है, इफ
both are present at same time, then priority should be given to pi bond. अब यहाँ पे बोथ किसकी बात हुई है, आप चाहें तो बोथ के ब्रैकेट में, बोथ के पास, जैसे यहाँ पे आप एक ब्रैकेट बनाना और इसमें लिख देना, क्या लिखोगे, पाई बॉन्ड, एक तो पाई बॉन्ड लिखोगे और दूसरा स्लैश लगा के या और करके लिख देना, ऐसे लिखना आप, पाई बॉन्ड और फ्री इलेक्ट्रॉन और चार्ज प्लस या माइनस और इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से लिखना। इनमें से कोई से दो प्रेजेंट अगर एक साथ हो जाए, इफ बोथ आर प्रेजेंट एट सेम टाइम देन प्रियोरिटी शुड बी गिवन टू पाई बॉन्ड। अगर इनमें से ये सारे, इन सारों में से कोई से दो एक साथ प्रेजेंट हो जाए, मतलब एक तो पाई बॉन्ड होना चाहिए, एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर कोई चार्ज हो सकता है प्लस या माइनस, या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकता है या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो आप किससे प्रियोरिटी दोगे, तो आप पाई बॉन्ड को प्रियोरिटी दोगे। जैसे ये पायरिडीन का मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है, तब आप देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक। यहाँ पे नाइट्रोजन पर ये दो इलेक्ट्रॉन्स लगे हैं ना, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब है दो इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर भी आ गया, डबल बॉन्ड भी आ गया, तो आप किससे प्रियोरिटी दोगे, तो आप डबल बॉन्ड को दोगे, मतलब पाई बॉन्ड को प्रियोरिटी आप दोगे। तो ये हमारी कंडीशंस हो गई, रेजोनेंस की 3 कंडीशंस मैंने बता दी और उनका एग्जाम्पल भी दिखा दिया। अब हम देखेंगे, कंडीशंस तो हो गई, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इसकी, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर रेजोनेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर रेजोनेंस। तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट रियल स्ट्रक्चर्स बट दे आर कैनोनिकल और कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो मैंने आपको बताया था जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं वो रियल स्ट्रक्चर्स नहीं होती हैं, और उनके मैंने क्या नेम बताए थे, तो कैनोनिकल और कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स इनके नेम बताए थे, जो मैंने यहाँ पे नोट किए थे, अगर आपको याद हो, है ना। इससे पहले क्लास में मैंने आपको बताया था जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक रियल स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, और उनके दो नाम मैंने 2-3 नेम और बताए थे, जिनमें से एक नाम आपका कैनोनिकल स्ट्रक्चर नेम था और दूसरा कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर था। तो वही यहाँ पे हमने लिख दिया फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड डिपेंड ऑन द number of resonating structure of compound are large in number, then it will be more stable, and number of bonds has been dissociated and the energy constant of compound will decrease। तो क्या मतलब है इन लाइंस का, तो ये बता रहे हैं कि जो स्टेबिलिटी होती है कंपाउंड की वो किस पर निर्भर करती है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पर निर्भर करती है। अगर किसी कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा हैं तो वो कंपाउंड कैसा होगा, मोर स्टेबल होगा, ठीक। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर आपके ज़्यादा हैं तो आपका कंपाउंड जो है वो मोर स्टेबल होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे वो डिसोशिएट हो जाएंगे और जो एनर्जी कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वहीं यहाँ पे लिखा है जो स्टेबिलिटी है कंपाउंड की वो किस चीज़ पर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पर डिपेंड करती है। अगर आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो लार्ज नंबर में है तो वो कैसा हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। क्यों, तो जो आपके नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे, और जो आपकी एनर्जी कांस्टेंट है कंपाउंड की वो कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक। अगर किसी कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा हैं तो वो मोर स्टेबल होगा। क्यों मोर स्टेबल होगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है वो डिसोशिएट हो जाएंगे और एनर्जी कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। तो ये आप समझ गए स्टेबिलिटी कैसे ज़्यादा होगी किसी कंपाउंड की। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने लिख दिए थे, ये आपको समझा भी दिए हैं। मैं वीडियो पॉज करके थर्ड पॉइंट लिख देता हूँ, वो भी आपको समझा देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये थर्ड पॉइंट देखिए, ये थर्ड पॉइंट क्या है, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ एटम्स एंड देयर पोजीशन remains unchanged but pi electron and charge will shift from its natural position is known as delocalization of charge। क्या मतलब है इन लाइंस का, तो उन्होंने कहा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, जैसे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जैसे ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, और ये कार्बन हाइड्रोजन है, ये कार्बन हाइड्रोजन है, और ये कार्बन हाइड्रोजन है, ठीक। ये शिफ्ट नहीं होंगे, ये शिफ्ट का मतलब जैसे ये CH2 है वो यहाँ पहुँच जाए, तो
तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये डबल बॉन्ड है, अब यहाँ पे ये नहीं है, क्यों नहीं, वो तो हम अभी आपको समझा देंगे। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है यहाँ पे, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब ये है कि आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे। और जो आपका चार्ज है पाई इलेक्ट्रॉन और चार्ज जो है आपका, वो कैसा हो सकता है, वो चेंज हो सकता है या फिर शिफ्ट हो सकता है। चेंज हो सकता है मतलब शिफ्ट हो सकता है। शिफ्ट होने का मतलब अभी वो यहाँ पे है डबल बॉन्ड, अब वो हो सकता है यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाए, ये सिंगल बॉन्ड ही रह जाए, हो सकता है ना, ये पॉसिबिलिटी है। तो आपका पाई इलेक्ट्रॉन और जो आपका चार्ज होता है वो शिफ्ट हो सकता है। जो उसकी पोजीशन है, उसकी इनिशियल पोजीशन है जहाँ पर वो पहले था, या आप ये कहें उसकी नेचुरल पोजीशन है, वहां से पाई इलेक्ट्रॉन और चार्ज जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं, अपनी पोजीशन बदल सकते हैं, है ना। लेकिन एटम्स अपनी पोजीशन नहीं बदलेंगे, वो जहाँ पर हैं या इनिशियली थे, पहले थे, वहां से वो अपने आप को शिफ्ट नहीं करेंगे, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। बस इसी को प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डीलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अब आप इसे समझ लीजिए, ठीक। ये क्या हुआ, सबसे पहले एक बात आप और समझिए, ये इसका हेड है मतलब सिर है, ये इसकी टेल है मतलब पूंछ है। तो आप जब भी डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे तो यहाँ पे तो आपका नेगेटिव साइन आएगा। अब ये क्या है, ये तो ये आपका डेल है, हो सकता है आप केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट हो तो ना जानते हो, ये डेल है, ओके। तो ये डेल नेगेटिव आ जाएगा जो हेड की तरफ होगा, और जो टेल होगी वो डेल पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करेगी। तो ये हम दोनों में देख लेते हैं। इधर देखिए हेड की तरफ डेल नेगेटिव साइन है और टेल की तरफ डेल पॉजिटिव साइन है। इसी प्रकार इसमें हेड की तरफ डेल नेगेटिव है, इसमें डेल पॉजिटिव है। तो डबल बॉन्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, और चार्ज मैंने आपको बता दिया कैसे लगाना, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। अब क्या है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसलिए डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया, और बाकी आपके ये सिंगल हो गए क्योंकि ये ब्रेक हो गए, डबल बॉन्ड ये वाला भी ब्रेक हो गया, ये वाला भी ब्रेक हो गया। बाकी यहाँ पे डेल पॉजिटिव लगा था तो अब भी लगा है, डेल नेगेटिव यहाँ लगा था तो डेल नेगेटिव अब भी यहाँ पे लगा है, ठीक। तो ये थर्ड पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा। इस पॉइंट में मैंने ये बताया कि जो एटम्स होते हैं, ठीक, उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, जबकि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर चार्ज होता है वो शिफ्ट हो जाते हैं अपनी जगह से। बस इसी को हम लोग डीलोकेलाइजेशन ऑफ क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, फोर्थ पॉइंट अभी आपको हम समझाते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। तो इसका ये फोर्थ पॉइंट मैंने नोट कर दिया है। ये आपका एनर्जी ग्राफ बन गया, और ये डिवार्स स्ट्रक्चर हो गए, ठीक। ये डिवार्स स्ट्रक्चर हो गया, डिवार्स स्ट्रक्चर हो गया। ये बेंजीन का डिवार्स स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें आपको मैं बता दूं कि जो भी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनकी एनर्जी कैसी है, तो इनकी एनर्जी जो है वो अनइक्वल है, इनकी एनर्जी बराबर नहीं है। तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी बराबर नहीं है, ठीक। कैकुलीज स्ट्रक्चर ये हैं आपके, इन दोनों, ये बेंजीन के स्ट्रक्चर्स के लिए है ना, कैकुलीज स्ट्रक्चर, इन दोनों की एनर्जी कैसी है आपकी, इक्वल है। और इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहेंगे, तो कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे, या तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर कह दीजिए या तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह दीजिए। अब ये आपका रियल स्ट्रक्चर है, ठीक, रियल स्ट्रक्चर है ये आपका बेंजीन का। ये आपके डिवार्स स्ट्रक्चर थे, ये कैकुलीज स्ट्रक्चर थे आपके बेंजीन के, और ये आपका रियल स्ट्रक्चर है बेंजीन का। तो रियल स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बीच की एनर्जी का डिफरेंस जो होता है उसी को रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं, ठीक। एक बार फिर से समझा देते हैं। ये एनर्जी ग्राफ मैंने ऊपर के लिए बना दिया, इसका हेड ये टेल इस तरफ बढ़ती हुई है, ठीक। ये डिवार्स स्ट्रक्चर है, इनकी एनर्जी, डिवार्स स्ट्रक्चर बेंजीन के लिए है, इनकी एनर्जी आपकी बराबर नहीं होती है, अनइक्वल होती है। और जबकि ये जो कैकुलीज स्ट्रक्चर है इनकी एनर्जी आपस में, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, बेंजीन के हैं ये दोनों, इनकी एनर्जी आपस में बराबर है। इन्हें हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये आपका रियल स्ट्रक्चर है बेंजीन का। तो जो एनर्जी डिफरेंस होता है बिटवीन कैनोनिकल या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल और रियल स्ट्रक्चर के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसी को
रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं, और ये मैंने रियल स्ट्रक्चर बना दिया बेंजीन का। ठीक, तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, रेजोनेटिंग एनर्जी। इसकी आखिर डेफिनेशन क्या होगी रेजोनेटिंग एनर्जी की, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं डेफिनेशन आपको लिखा देता हूँ। रेजोनेंस एनर्जी की क्या डेफिनेशन होगी, और आपने स्ट्रक्चर बना लिया तो ये लिख लीजिए आप, एक्चुअल स्ट्रक्चर आप यहाँ पे और लिख लीजिए, क्योंकि ये बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने उसकी एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन लिख दी है यहाँ पे। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, तो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रियल एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कैकुलीज स्ट्रक्चर। मैंने यहाँ पे कैकुलीज स्ट्रक्चर बनाया था, यहाँ पे आपका रियल स्ट्रक्चर बनाया था, तो जो एनर्जी का डिफरेंस था, उन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस जो था, उसी को रेजोनेटिंग एनर्जी कहते हैं। वही मैंने लिखा था, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रियल एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कैकुलीज स्ट्रक्चर is known as रेजोनेंस एनर्जी। ठीक, उसी को रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। तो आप ये फोर्थ वाला पॉइंट नोट कर लीजिए। इसके बाद में फिफ्थ पॉइंट, जो अभी तक हमने थ्योरी में पढ़ा है, या ये कहे कि आपने ये डेफिनेशन टाइप की पढ़ लिए हैं, 4 पॉइंट समझ लिए हैं, तो उसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, उसमें ये सब कुछ यूज करके देखेंगे अब हम लोग कैसे ये हो रहा है ना, पूरा रेजोनेंस समझ लेंगे उसमें एक एग्जांपल लेके। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो फिफ्थ पॉइंट है, ये C6H5Cl, ये इसका नेम है कंपाउंड का, क्लोरोबेंजीन। तो मैंने ये इसका स्ट्रक्चर बना दिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ये मैंने अल्टरनेटिंग आपको पाई बॉन्ड बताया था। ठीक, तो ये डबल बॉन्ड हम लोग जब ब्रेक करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि हेड की तरफ डेल नेगेटिव आएगा और टेल की तरफ डेल पॉजिटिव आएगा। ओके, तो अब देखिए ये डबल बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड आप ब्रेक करोगे, तो यहाँ से तो ये ब्रेक हो गया, और हमने यहाँ पे चार्ज भी लगा दिया, यहाँ डेल पॉजिटिव, यहाँ डेल नेगेटिव। तो ये अब चार्ज कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सॉरी, डबल बॉन्ड जो आपका है वो आपका ये तो क्या हो गया डेल, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड ये आपका पहले से ही है, आप इसे ठीक से बना लीजिए। ये पहले से ही आपका डबल बॉन्ड है। अब ये वाला डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, ये डेल पॉजिटिव है। ठीक, तो नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया, बाकी ये डेल नेगेटिव यहाँ पे चार्ज था, तो डेल नेगेटिव पहले से ही है। अब ये वाला अभी हमने डबल बॉन्ड ब्रेक किया था, अभी ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो टेल की तरफ तो मैंने बता दिया था डेल पॉजिटिव आता, और हेड की तरफ डेल नेगेटिव आता। अब देखिए नेगेटिव यहाँ पे है, चार्ज पॉजिटिव यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गए, यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया अभी डबल बॉन्ड। इसी प्रकार से अभी हमने ये वाला, सबसे पहले ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक किया था, देन ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक किया था, अब हम ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो मैंने बता दिया था, आप हेड की तरफ क्या लगाओगे, डेल नेगेटिव, और टेल की तरफ डेल पॉजिटिव लगाओगे, तब ये ब्रेक होगा जब, तो आपका कहाँ पे आ जाएगा ये वाला, जब ये वाला आपका ब्रेक डाउन हो रहा, तो ये देखिए डेल पॉजिटिव है, ये डेल नेगेटिव है, तो डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली इस वाले से आपका ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे ही देख लीजिए आप, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, देन चार्ज है। तो मैंने आपको दिखा दिया अल्टरनेट कैसे पाई बॉन्ड या फिर चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, तो रेजोनेंस को शो करते हैं, कैसे रेजोनेंस दिखाते हैं। तो ये आपको क्लोरोबेंजीन का मैंने एग्जांपल लेके दिखा दिया कि इसके आखिर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक, जो कि रियल स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। तो ये फिफ्थ वाला आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा, या कहें फिफ्थ पॉइंट ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी कुछ थ्योरी लिख लेते हैं हम, आप इसे नोट कर लीजिए। तो मैंने फिफ्थ पॉइंट नोट कर दिया है, इसे देख लेते हैं क्या है ये। इफ एन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे चार्ज है या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो जो नेचर ऑफ चार्ज होगा वो सेटिस्फाई हो रहा होगा नेचर ऑफ एटम के द्वारा, सेटिस्फाई कर रहा होगा नेचर ऑफ एटम को। इस बात का क्या मतलब है
कि जो पॉजिटिव चार्ज एटम होंगे उन पर वो प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर। जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर प्रेजेंट होगा, जबकि जो नेगेटिव चार्ज होगा वो प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। अब ये सारी लाइन साफ साफ क्या कह रही, तो एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक, तो जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स पर प्रेजेंट होता है, जबकि जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होगा। फिर से एक बार बता देता हूँ, जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स पर प्रेजेंट होगा, जबकि जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पर प्रेजेंट होगा। ठीक, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो आई होप आपको ये रेजोनेंस की कंडीशंस और करैक्टरिस्टिक्स अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर ये समझ में आ गई हो तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।